आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, अध्याय 13वां, कक्षा 8वीं। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, पाठ को ध्यान से सुनेंगे। आपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तक की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनि की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। चित्र में दिखाया गया है, चित्र 13.1। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये प्यारे बच्चों, ये आपके वाद्य यंत्र हैं। हारमोनियम है, सितार है, बांसुरी है और तबला है, कुछ वाद्य यंत्र। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ये मेन टॉपिक है इसका। विद्यालय की घंटी को जब बज नहीं रही हो तो छू कर देखिए उसको। आप कैसा अनुभव करते हैं जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो? तो इसे पुनः छू कर देखिए। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? धातु की एक प्लेट एक क्रियाकलाप है। एक धातु की एक प्लेट अथवा एक उथली कढ़ाई लीजिए कोई भी, और इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये किस दीवार को ना छुए। इस प्रकार लटका दीजिए, कोई भी दीवार को नहीं छूना चाहिए। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? ठीक है, एक उथली कढ़ाई का चोट मारते हुए, ये चोट मार रहा है बच्चा। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छू कर देखिए। क्या आपको कंपनों का अनुभव होता है? ठीक है। और एक ये क्रियाकलाप है 13.2। आप इस प्रकार से रबड़ का एक छल्ला लीजिए और इसे चित्र 13.3 में दिखाए गए एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। ये पेंसिल बॉक्स लिया है, ये 2 पेंसिल हैं, और अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? रबड़ के छल्ले का प्लग करना है, आपने खींचकर इसको छोड़ देना है, जैसे इसमें दिखाया गया है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित मतलब प्लग करते हैं तो बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इनके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छू कर देखिए। क्या आप थाली का कंपन होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? आप थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों की ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? ये इस प्रकार है। ये कंपन थाली में जल तरंगे जो है वो उठती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायन वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमारे
आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, ये कुछ वाद्य यंत्र और उनके कंपायन भाग हैं, जैसे वीणा है, वीणा की डोरी और तार, तबला का तनिक झिल्ली होती है ऊपर, बांसुरी की वायु स्तंभ होती है। इसी प्रकार से ये वायु यंत्र का और कंपायमान भाग के ये आप इस तालिका के अंदर जो है उदाहरण लिख सकते हैं। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम, नूट, मिट्टी के बर्तन, करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के अन्य वाद्य यंत्रों के नाम भी बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। इस प्रकार ये वाद्य यंत्र, एक तारा है ये देखिए, और ये आपका ये मंजीरा है। ठीक है, और कुछ अन्य वाद्य यंत्र। और ये देखिए क्रियाकलाप 13.5, धातु के 6-8 कटोरे एक गिलास लीजिए। इस प्रकार से एक गिलास लेने 6, 7, 8 जो भी, और इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। मतलब पहले कम जल है, फिर उसके बाद बढ़ते स्तर तक उनको जल से भर दीजिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे, ये आपका जल तरंग बन जाएगा। ठीक है, ये है, आप इसको क्रियाकलाप को घर पर कर सकते हैं सभी बच्चे, और बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इस प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ये मनुष्यों, मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। कुछ समय तक जोर से बोलिए और गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक् यंत्र कंठ, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए। एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाग यंत्र कहलाता है। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक् यंत्र कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे कंठ में होता है। मानवों में वाक् यंत्र, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक् तंतु तने और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखें कि वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई जो है वो 20 mm होती है और महिलाओं की लगभग 5 mm छोटे होते हैं। मतलब महिलाओं के पुरुषों से छोटे होते हैं 5 mm, तो इसका मतलब वो 15 mm होते हैं। और बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के वाक् ध्वनियों की भिन्न भिन्न होती है। ये इस प्रकार क्रियाकलाप 13.6 है। समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूंकिए। इस प्रकार देखिए, ये बच्ची जो कर रही है, आप दो प्रकार के रबड़ लेके इसके बीच में से हवा अब जो है फूकेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। और एक कागज के टुकड़ा भी ले सकते हैं जिसमें एक पतली झिरी बनी हो, की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच चित्र 13.9 बी की भांति, ये 13.9 बी ये वाला है, ये कागज, ये लड़का जो है इस प्रकार से कागज का बनाकर ऐसे आप कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार का क्रियाकलाप जो है हमारे कंठ के अंदर, वाक्य यंत्र के अंदर होता है। ठीक है, तो ये था आपके प्यारे बच्चों, वाक तंत्र। और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। इस कारण से होती हैं क्योंकि उनकी वाक तंत्र की जो लंबाई है वो विभिन्न विभिन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नेक्स्ट टॉपिक है कि ध्वनि जो संचरण करती है उसका जो है आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हो तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? ठीक है, एक क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए, कोई भी कांच का गिलास लीजिए धातु का। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, इसमें पानी ना हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। आप गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। ठीक है, इस प्रकार से। और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये इस प्रकार से। पहले तो यहाँ पर दूसरे फोन से इस पे बेल मारिए तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। अब मुंह से इसके अंदर जो वायु है वो वायु को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वायु निकल जाए। जब वायु निकल जाएगी तो तब आप बेल बजाइए, तब आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ये इस क्रियाकलाप के अंदर दर्शाया गया है। किसी ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए उस गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचने की घंटी की आवाज को सुनिए। गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाएगी। जब हवा पूरी तरह से निकल जाएगी तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और ध्वनि फिर से, और जब हवा आप मुंह हटा देंगे तो ध्वनि जो है फिर प्रबल हो जाती है। ठीक है, ये क्रियाकलाप था। आप इनको घर पे कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकल जाती है तो उस बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकता। क्या ध्वनि द्रव्य में संचरित होती है? आइए इसको भी ज्ञात करें। यह था ठोस के अंदर। आप द्रव्य के अंदर देखना है। ये क्रियाकलाप करते हुए 13.8 के अंदर देखिए, बड़े ध्यान से देखिए सभी बच्चे। एक बाल्टी तथा स्नान टब लीजिए इस प्रकार का, इसे स्वच्छ जल से भरिए और एक हाथ में एक घंटी लीजिए। ये घंटी ले रखी है बच्चे ने। जिस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। जल के अंदर हाथ लेकर इसको हिलाना है। ध्यान रखिए घंटी बाल्टी तथा टब की दीवारों को ना छुए। बिल्कुल इस दीवारों तक नहीं छूना चाहिए है, और ये साइड की दीवारें और तल पर नहीं छूना चाहिए। अपने कान को जल की, ये कान जो है जल की तह के साथ ले जाइए। ऐसा ना हो कि जल जो है वो कान के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं करना है। आपने सिर्फ सतह के नजदीक ले जाना है और हाथ को हिलाना है तो आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी। इसका तात्पर्य ये है कि ध्वनि जो है वो द्रव्य के अंदर संचरण करती है। ठीक है, ये था आपका क्रियाकलाप 13.8। अब 13.9 के अंदर ये जो है दो बच्चे जो है एक मीटर स्केल लिए, धातु लिए, छड़ लिए, उसको एक सिरे से जो है वो जो है सटाकर अपने दूसरे सिरे को जो है खरोंचते हैं तो वो कान से सुनाई देता है। तो इसका मतलब इस धातु के अंदर ध्वनि जो है वो संचरण कर रही है। ठीक है, और इसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये खुरच रहा है हाथ से तो यहाँ पर ये बच्चा, दूसरा बच्चा जो है उसको सुनाई दे रही है क्योंकि धातु के अंदर जो है वो ध्वनि संचरण करती है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण था। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण करती है। ये इस प्रकार भी बना सकते हैं। आप दो जो है गिलास ले लीजिए, कोई भी है डिस्पोजेबल गिलास लेके इसके अंदर थ्रेड बांध दीजिए। आप जो है ये एक प्रकार का टेलीफोन बन जाएगा। यहाँ से बच्चा बोलेगा तो इसको सुनाई देगा। ठीक है, इस धागे के अंदर जो है ये एक ठोस है धागा, जो इस प्रकार से जो है ये ध्वनि संचरण करती है। ठीक है, ये था। और आपका हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। अब कान के बाहरी भाग जो फनल है, जो कीप है, जो बाहर हमें दिखाई देती है जैसे होती है,
जो ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है। इसके बाद नलिका है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तानित होती है, जिसको कर्णपटय और एंड्रम कहते हैं, जिसको पर्दा भी बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जानने के लिए कर्णपटय क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटय बनाइए। ठीक है, अब इस प्रकार का क्रियाकलाप है जो हमारे कान के अंदर भीतर होता है। एक प्लास्टिक तथा टिन का डिब्बा लीजिए इस प्रकार से, और रबड़ के गुब्बारे को तानिए। रबड़ का जो गुब्बारा होता है उसका ऐसे जो है इसको टाइट से बांध दीजिए, और तनित रबड़ के ऊपर जो है सूखे अन्न जो है, आप अन्न के दाने छोटे छोटे होते हैं, सिरका होता है जैसे, ठीक है, और राई होती है, राई के जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं, या थर्मोकोल ले सकते हैं, वो इनके ऊपर रख दीजिए 5-6 दाने। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। यहाँ से ये हुर्रे हुर्रे बोलेंगे। तो हुर्रे कोई भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल का कोई भी म्यूजिक लगा देते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अन्न के दाने जो हैं ऊपर उछलने लगेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी जो कान की जो है पर्दा है, जिसको हम कर्णपटय कहते हैं, जब ध्वनि जो है वो हमारे कान के अंदर जाती है तो वो जो है हमारी कर्णपटय जो है वो इस प्रकार से कंपित होती है। ठीक है, ये इसको दर्शाया गया है। ये हमारा कान का चित्र है। ये जो भाग है ये बाह्य भाग है, ये मध्य भाग है, और ये आंतरिक भाग है। ठीक है, इस आंतरिक भाग के अंदर ये जो है आपका ये कर्णपटय है। ठीक है, ये वाला भाग, और ये आंतरिक भाग जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जो कि हमें मस्तिष्क तक संकेत को पहुंचाता है। ठीक है, ये था ये कर्णपटय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मानव कर्णपटय। हमें कभी भी अपने कानों को कोई तीखी, नुकीली, कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये कर्णपटय को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। कंपन का आयाम 3 है, ये 3 व्याख्या हैं, आपके परिभाषाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर बारी प्रश्न पत्र में आती है कि आयाम क्या है, आवृत काल क्या है, और आवृत्ति क्या है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी की जो पेंडुलम होती है वो इधर उधर ऐसे ऐसे कंपन करती है, ऐसे दोलन गति करती है। तो आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्त काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड के अंदर जितनी दोलनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संकेत Hz है। ठीक है, H बड़ा लिखना है कैपिटल, और Z छोटा। Hz आवृत्ति का एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करती है तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ज हुई। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखें, बगैर भी आप इनके अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। ये कैसे संभव हो जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि ध्वनियां भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम, आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। हम ध्वनियों में अनेक आयामों और आवृत्तियों के आधार पर अंतर करते हैं। ये 2 हमारे इनके कारक हैं, प्रबलता और तारत्व। प्रबलता और तारत्व को समझेंगे। क्रियाकलाप 13.11 एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। इस प्रकार एक धातु का गिलास लेना है और एक चाय का चम्मच लेना है, और चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। ये थ्रेड के साथ थर्मोकोल बांध दिया है। जैसे इसको चम्मच से हिलाएंगे तो ये उतना ही, ये तेज हिलाएंगे तो ये थर्मोकोल ज्यादा आयाम करेगा, और कम हिलाएंगे तो ये कम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्रियाकलाप। अब आपका इधर देखिए, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। इसमें क्या अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो, फिर भी कुछ भिन्नता होती है। ठीक है,
आइए हम ध्वनि की प्रबलता को देखते हैं। प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के समानुपाती है। पहले हम जो है आयाम पढ़ते हैं। जितना आयाम अधिक होगा उतनी ही प्रबलता ध्वनि की अधिक होगी। मतलब समानुपातिक, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना हो जाती है। प्रबलता जो है वो डेसिबेल के अंदर मापी जाती है। डीबी, इसमें डी स्मॉल लिखना है, बी कैपिटल लिखना है। ये बच्चों ध्यान देना आपने, ठीक है। इसको डेसिबेल बोलते हैं। ये जो है आपकी प्रबलता को दर्शाता है। आप जैसे सामान्य श्वास लेते हैं तो आपकी प्रबलता 10 dB है। मन फुसफुसाहट करते हैं तो 30 dB है। और बातचीत तो वार्तालाप जब हम किसी से करते हैं तो 60 dB है। और व्यस्क यातायात होता है जब पूरा, तो जो है 70 dB होती है। और जो एक फैक्ट्री होती है, औसत फैक्ट्री, उसकी 80 dB होती है। यदि 80 dB से प्रबलता अधिक हो जाए तो वो शरीर के लिए कष्टदायक होती है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध जो है सरकार जो है प्रतिबंध लगा देती है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि जो है मंद होती है। ये था आपका आयाम के ऊपर। अब बात आती है कि उसका जो है तीक्ष्णता, उसका जो है आपका क्या बोलेंगे उसको, तारत्व, वो जो है आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इधर देखिए, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता, तारत्व, तीखापन जो उसको निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि जो है वो तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। ठीक है। ये अब जैसे ये ढोल बच्चा बजा रहा है और ये सीटी बजा रहा है, ठीक है। तो इस ढोल के अंदर आवृत्ति देखिए, आवृत्ति कम है। मतलब आवृत्ति हम कहेंगे कि पर सेकंड के अंदर कितनी दोलन करता है, कितने दोलन कर रहा है, इसमें कम कर रहा है। और ये प्रति सेकंड जो है इसका दोलन जो है वो अधिक है, ठीक है। तो इसकी जो तीक्ष्णता है, इसकी जो तारत्व है इस सीटी की, वो अधिक है इस ढोल से। प्रबलता इसकी अधिक है, मगर हम बात कर रहे हैं तीक्ष्णता की, तारत्व की। तो आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करता है। इन दोनों के में अंतर समझ लो आप प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए ये कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी आवृत्ति अधिक होती है तो इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। चित्र 13.18 के अंदर दर्शाया गया। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ तारत्व मंद होती है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की ध्वनि सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाजों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क आवाज की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की और अधिक तीखी होती है। ठीक है। यह था प्यारे बच्चों आपका तीनों टॉपिक थे। आयाम था, आवर्तकाल और जो है आपका आवृत्ति, और उसके बाद जो है आपकी प्रबलता और तारत्व। नेक्स्ट टॉपिक है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। मतलब ऐसी ध्वनियां जिनको हम सुन पाते हैं, ऐसी ध्वनियां जिनको हम सुन नहीं पाते हैं। हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम एक कंपे जो है मान वस्तु की आवश्यकता होती है। हम कंपेयमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता, और 20 हर्ज, इसका मतलब 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक की आवृत्ति ध्वनि भी मानव कान नहीं सुन सकता। तो इसको हम कह सकते हैं कि हम जो है 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे कम और इससे अधिक की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। ये प्रश्न हर बारी जो है प्रश्न पत्र के अंदर आता है, ठीक है। और कुछ जानवर है जो इनकी कम और इनसे अधिक सुन सकते हैं। कुत्ते जो हैं वो इनके अंदर ये क्षमता है। इसलिए पुलिस कर्मी जो है इन कुत्तों को अपने साथ जो है खोजी कोई भी करना हो, जो है खोजी जो है कोई वस्तु ढूंढनी हो तो उन कुत्तों से सूंघवा कर उस वस्तु को ढूंढ लेते हैं। जाने माने जो अल्ट्रासाउंड है, चिकित्सक क्षेत्र है, उनके अंदर भी 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति
का कार्य करते हैं। ठीक है, ये था। और आपका फिर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है शोर तथा संगीत। आपने अक्सर क्लास के अंदर बच्चे, जैसे हम कहते हैं कि शोर मचा रहे हैं तो वो शोर है, तो वो शोर क्या होता है एक्चुअली में, अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। ध्वनि सदैव सुखद होती है। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट भी पहुंचाती है। ठीक है, कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण स्थल में आने वाली ध्वनियां सुखद प्रतीत होती हैं। क्या आपको बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियां आनंद, सुस्वर ध्वनि कानों को सुखद लगती हैं, जैसे सितार, हारमोनियम की ध्वनियां जो है आपको अच्छी लगती हैं, तो वो सुस्वर ध्वनियां कहलाती हैं। शोर प्रदूषण लास्ट टॉपिक है बिल्कुल पाठ का। जब वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही हम जानते हैं, वायु में अवांछित गैसों और कणों को उपस्थित वायु प्रदूषण कहलाते हैं। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। आप शोर प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं। शोर प्रदूषण के कारण वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउडस्पीकर, घर में कौन कौन से स्रोत शोर उत्पन्न करते हैं। ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। ठीक है, और इस प्रकार से वातावरण जो है शोर प्रदूषण की क्या हानि है। परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। निद्रा, हाइपरटेंशन, चिंता, अन्य जो है वो स्वास्थ्य संबंधी शोर से उत्पन्न होते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, और शोर प्रदूषण की सीमित रखने के उपाय है कि शोर को नियंत्रण करने के लिए शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों के ऊपर, घरेलू उपकरणों में रव शामक युक्तियां, साइलेंसर लगा देना चाहिए जिससे शोर उत्पन्न ना हो। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को अवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियां वगैरह है वो जहां पर लोग रहते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की जो ध्वनि है प्रबलता कम रखनी चाहिए। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो आपके शोर को जो है अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए जो हाईवे है उसके आसपास पेड़ लगे होते हैं। यही कारण है कि वो शोर प्रदूषण को कम करते हैं, जिससे ध्वनि आवासों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ये था प्यारे बच्चों। लास्ट है श्रवण शक्ति क्या होती है। पूर्णतः श्रवण शक्ति जो विरले होते हैं, जो जन्म से ही आशंकित डिसेबिलिटी, किसी बीमारी या चोट उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जो है संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्राद्योगिक युक्तियों ने श्रवण शक्ति ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को समन्वय बना दिया है। श्रवण शक्ति ग्रस्तों की रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। प्यारे बच्चों, ये था पाठ का पूरा अध्ययन। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है। और लास्ट के अंदर आपने क्या सीखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका संक्षिप्त में इसका पॉइंट्स है कि इस पूरे पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ा है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब पहला पॉइंट यह है कि कंपन करेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव्य, ठोस में संचरित होती है। ये निर्वात में संचरित नहीं होती है। कर्ण पटय ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। ये इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ज में व्यक्त करते हैं, Hz। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होती है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती हैं। अत्यधिक अवांछित ध्वनियां शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे और अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से शोर प्रदूषण कम किया जा सकता